हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दोषी कौन है कहानी का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने सुना, उनके उन्नत भविष्य को देखकर सोचती, क्या अंतर है आजकल के लड़के और लड़कियों में। व्यर्थ ही लोग लड़की होने पर मातम मनाते हैं, वरना आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़े ही हैं। अब आगे। मीनाक्षी की डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होते ही अब उसका घर बसाने की चिंता प्रारंभ हो गई। कई लड़के देखने के पश्चात सुमित पसंद आया। वह भी डॉक्टर था। सपनों को पंख तब लगे जब उसने तथा उसके घरवालों ने भी मीनाक्षी को पसंद कर लिया। इससे भी अधिक प्रसन्नता की बात यह थी कि उनकी कोई मांग नहीं थी। तारीख तय होते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। घर की पहली शादी थी, अतः सविता और रवि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वह और रवि विवाह में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे कि मीनाक्षी आ गई। लिस्ट देखकर बोली, डैड, आपने उसमें माइक्रोवेव तो लिखा ही नहीं है। हाँ, 50 इंच वाला स्मार्ट टीवी ही दीजिएगा, वरना उसके बिना मजा नहीं आएगा। पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल तो देंगे ही। अब मीनाक्षी का सारा समय फरमाइशों और शॉपिंग में व्यतीत होने लगा। विवाह का जोड़ा उसने 50,000 का पसंद किया। गहने और सामान तो ठीक है, पर पूरी जिंदगी में 4-5 बार से अधिक ना पहनी जाने वाले लहंगे पर इतना पैसा खर्च करना सविता के संस्कारी मन को चुभा। ना चाहते हुए भी सविता के मुंह से निकल ही गया, बेटा, लहंगा कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, कोई दूसरा देख ले। तुम भी माँ, विवाह आखिर एक बार ही तो होता है, मुझे तो यही पसंद है। देखो, पिंक शिफॉन के इस लहंगे में कितना जेन्युइन जरदोई वर्क किया गया है। विवाह के जोड़े के पश्चात साड़ियां भी उसने महंगी ही पसंद की। 21 साड़ियां देने की बात कही तो पहले वह तुनकी, फिर यह कहते हुए मान गई कि तुम ठीक कहती हो माँ, साड़ियाँ तो कभी कभी ही पहनूंगी। अस्पताल जाने के लिए तो सलवार कुर्ता या जीन्स टॉप ही चाहिए। इतने सलवार सूट तो हैं तुम्हारे पास, वही ले जाना। सविता ने कहा, मम्मा, ये सब तो पुराने हैं। पहली बार पुराने सूट लेकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें बाद में ले जाऊंगी। बात तो उसकी ठीक ही थी। अतः उसने कई जोड़ी मनपसंद सलवार सूट भी खरीदे। उसके बाद मैचिंग चूड़ियों, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पर्स और चप्पलों का दौर प्रारंभ हुआ। जेवर, घर का फर्नीचर भी उसने अपनी पसंद का लिया। सविता को लग रहा था कि कितना अंतर आ गया है आज और कल में। एक उनका समय था जब विवाह में लेन देन की बात उठते ही लड़कियां उठकर चली जाती थी, लेकिन आजकल वे इसमें खुलकर हिस्सा ही नहीं लेती, वरन अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हुए लिस्ट में फेर बदल भी करवाने में भी नहीं हिचकती। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उनकी जागरूकता है या लोलुपता। मीनाक्षी की फरमाइशों को सुनकर रवि भी तनाव में आने लगे थे। यद्यपि उन्होंने अत्यंत योजनाबद्ध रूप में प्लानिंग की थी, पर मीनाक्षी की डॉक्टरी की पढ़ाई में काफी खर्चा हो गया था तथा इसी बीच रजनी के इंजीनियरिंग में आने का कारण उसकी फीस के साथ हॉस्टल का खर्चा भी देना पड़ रहा था, जिसके कारण उनकी कुछ भी बचत नहीं हो पा रही थी। अब विवाह के लिए उनको पीएफ से रकम निकलवाने के अतिरिक्त बैंक से भी लोन लेना पड़ रहा था। मीनाक्षी के विवाह पर होते खर्च को देखकर सविता को महसूस हो रहा था कि लोग सच ही कहते हैं कि लड़के लड़की में अंतर होता है। लड़की की पढ़ाई में तो खर्चा
होता ही है, विवाह में भी खर्चा करना ही पड़ता है। लड़के के विवाह में खर्च किया पैसा घर में ही रह जाता है, जबकि लड़की विवाह में भरा घर भी खाली हो जाता है। शायद इसलिए लड़की होने पर मातम मनाया जा रहा है। अचानक उसे यूं समय अपने विचारों पर वितृष्णा हो आई। किस जमाने की बात सोच रही है वह, जो कुछ दे रही है मीनाक्षी के सुख के लिए ही तो दे रही है, फिर अफसोस क्यों? बार बार मन को समझाती, फिर भी ना जाने क्यों मीनाक्षी की नित नई फरमाइश सुनकर मन बिदक उठता। कैसी लड़की है यह, सिर्फ जो अपने बारे में सोच रही है। उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि उसके पिता विवाह के लिए इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पा रहे हैं। पैसे कोई पेट पर तो नहीं उगते हैं ना कि जितने चाहे तोड़ लो। उसकी नित नई फरमाइश सुनकर एक दिन रजनी भी बोल उठी, दीदी ने तो ऐसे लूट मचा रखी है मानो फिर कभी कुछ मिले या ना मिले। उस समय उसने रजनी को टोक दिया था, पर उसने जो कहा वही तो उसके मन में भी चल रहा था। तो क्या आज लड़कियां स्वयं भी दहेज चाहने लगी हैं? बार बार यह प्रश्न उसके मन मस्तिष्क को मथने लगा था। शायद आज का युवा वर्ग अपनी गृहस्थी को तिनका तिनका जोड़कर सजाने में विश्वास नहीं रखता। यही कारण है कि आजकल लड़के वाले दहेज मांगे या ना मांगे, वरन लड़कियां ही दहेज में ऐशो आराम के सारे साधन चाहती हैं। दहेज को सदा से सामाजिक बुराई, समाज के रग रग में व्याप्त कोढ़ के रूप में देखा जाता रहा है, जिसकी बलि वेदी पर ना जाने कितनी कन्याओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसे रोकने के लिए दहेज विरोधी कानून भी बनाए गए हैं। पर क्या इससे मुक्ति मिल पाई है? मुक्ति मिल पाना तो दूर, यह समाज में ऐसा घुल मिल गया है कि इसे अब संभ्रांत तबकों में भी पुत्री की गृहस्थी बसाने का सर्वसुलभ सर्वसम्मत उपाय मान लिया गया है। समझदार लोग अब इस बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि पुत्री के समझदार माता पिता बिन मांगे ही अपनी पुत्री को वह सब देंगे जिसकी उसे आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि मीनाक्षी के ससुराल वालों ने इस संदर्भ में उनसे कुछ नहीं कहा, पर मीनाक्षी उनकी अपनी बेटी का व्यवहार देखकर सविता को लग रहा था कि कहीं दहेज युवा पीढ़ी की परवरित सोच के कारण सामाजिक मान्यता ना प्राप्त कर ले। विवाह का दिन भी आ गया। गुलाबी जोड़े में सजी मीनाक्षी परी सी लग रही थी। किसी की नज़र ना लग जाए इसलिए उसने उसके कान के पीछे एक काला तिल बना दिया था। उसे ऐसा करते देख मीनाक्षी खूब हंसी थी। विवाह की सारी रस्में हंसी खुशी निपट गई। मीनाक्षी और सुमित की परफेक्ट जोड़ी को देखकर जब नाते रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी उसे बधाई देने लगे तो वह गर्व से भर उठी थी। हंसते खिलखिलाते माहौल में वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। विदाई की बेला भी आ गई। अचानक हंसी खुशी से भरा माहौल बोझिल होने लगा था, पर सविता ने समय पर काबू रखा था। उसकी मान्यता रही थी कि बेटी को रोते रोते नहीं वरन हंसते हुए विदा करना चाहिए। जब हम हंसी खुशी विवाह की सारी रस्मों को निभा रहे हैं तो रोना क्यों? विदा के समय बेटी अच्छी यादों को लेकर जाए, ना कि माता पिता के आंसू से भरे चेहरे को। जब जब उसे वे चेहरे याद आएंगे तो क्या उसका मन नहीं दरकेगा? अपनी इसी मनस्थिति के कारण विदा के समय वह यत्न पूर्वक आंसुओं को पीती रही, पर उन्हें बहने नहीं दिया। विदा के समय गले लगती बेटी को ढांढस बंधाने की बजाय रवि भी फफक फफक कर रो पड़े, किंतु सविता रोती आंखों से पुत्री को विदा होते देखती रही थी।
पर आंखों से एक भी आंसू नहीं ढलकने दिया। बस हौले से उसे गले लगाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अपने नए घर में आंसुओं के साथ नहीं वरन खुशी खुशी जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, बस यही कामना है। देखो कैसी माँ है। मेरी बेटी विदा हुई थी तब कई दिनों तक मेरी आंसू ने रुकने का नाम ही नहीं लिया था। उसे बेटी को ऐसे विदा करते देख उसकी पड़ोसन ने कहा, हाँ दीदी, पत्थर दिल है, सबकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक यह है बुत बनी खड़ी है। दूसरी आवाज आई। सविता का मन किया कि एक बार पलटकर देखे, पर मन पर काबू कर लिया कि आखिर क्यों रोए जब खुशी खुशी उसने अपनी पुत्री के लिए घर वर ढूंढा है। रोकर खुशी के माहौल को गमगीन बनाना क्या उचित है? पर सदियों पुरानी रीति रिवाज केवल उसके चाहने से तो बदल नहीं सकते हैं। अतः उनके वाक्य सुनकर भी चुप लगा गई। उसे चुप देखकर बात संभाली थी उसकी ननद ने, जिसने उन्हें टोकते हुए कहा था, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? बेटी के वियोग में भाभी के आंसू सूख गए हैं। दुख में कभी आंसू बह निकलते हैं तो कभी सूख जाते हैं। फिर सविता की ओर मुखातिब होकर उसको अपने अंक में समेटते हुए कहा था, भाभी, मीनाक्षी दूर थोड़े ही गई है, जब चाहे मिल आना। सोनी आंखों से वह अपने ननंद की ओर देखती रह गई थी, मानो कहना चाह रही हो, क्या अन्य रस्मों की तरह यह रस्म निभाना भी जरूरी है? वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर रही है तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? खुद रोकर बेटी को भी रुलाना, उसे एहसास दिलाना कि वह आज से उनके लिए पराई हो गई है, क्या उचित है? उसकी बेटी आज भी उसके लिए उतनी ही अपनी है जितनी विवाह के पहले थी। तभी तो उसने और रवि ने उसे हर सुख सुविधा की चीज दी है। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 3 के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।